Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, how are you? Hope you will be fine इंशाल्लाह ताला। आज हम लोग अपना एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ बेसिकली NSAIDs. NSAIDs means non-steroidal anti-inflammatory drugs. Okay? सो ये देखो। अच्छा, और ख़ास बात ये है कि आज हम CNS को बिल्कुल छोड़कर एक न्यू टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। CNS को हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा और सेंट्रल एनाल्जेसिक्स भी, मॉर्फिन जो है उनका भी हमने सेंट्रल इफ़ेक्ट पढ़ा। अब हम वो एजेंट्स पढ़ने जा रहे हैं जो कि बिल्कुल अलग टॉपिक है। CNS की ड्रग से ये बिल्कुल अलग है, ठीक है, बट दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। एंड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की अगर हम बात करें तो एज द नेम इंडिकेट दैट दीज आर by nature or chemically they are non-steroidal and these are the drugs which are used for anti-inflammatory purpose. It means that they are used against inflammation. इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर इन्फ्लेमेशन को डिस्कस किया है कि सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन्फ्लेमेशन है क्या। देखो, NSAIDs की अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये 3 कैटेगरीज में बहुत कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं। इन्फ्लेमेशन में, पायरेक्सिया यानी फीवर में, और पेन यानी कि एनाल्जेसिक इफ़ेक्ट के लिए ये यूज़ हो रहे होते हैं। पेन को हम इससे पहले जब हम लोगों ने अभी ओपियोइड एनाल्जेसिक्स पढ़े थे तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि पेन क्या होता है, एक्यूट क्या है, क्रॉनिक क्या है, नॉसिसेप्टिव कौन सा होता है, ठीक है, इन डिटेल्स को हमने देखा था और पेन होता क्या है। तो यहाँ पर क्योंकि मेनली ये एजेंट्स इन्फ्लेमेशन में यूज़ हो रहे होते हैं और बहुत कॉमनली यूज़ हो रहे होते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन क्या चीज़ है। ओके, ये देखो, इन्फ्लेमेशन वैसे एक नॉर्मल और प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है टू टिश्यू इंजरी कॉज्ड बाय इसके कॉजेज़ कुछ भी हो सकते हैं, फिजिकल ट्रॉमा, नॉक्शियस केमिकल्स, माइक्रोबायोलॉजिक एजेंट्स। ओके, सो इन्फ्लेमेशन इज बॉडीज एफर्ट टू इनएक्टिवेट और डिस्ट्रॉय द इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, रिमूव द इरिटेंट्स एंड सेट द स्टेज फॉर टिश्यू रिपेयर। तो एक नॉर्मल फिजियोलॉजिक रिस्पॉन्स होता है ये। When healing is complete, the inflammatory process usually subsides. However, if there is inappropriate activation of immune system, this can result in inflammation and that will lead to the immune mediated diseases such as rheumatoid arthritis. जैसा कि rheumatoid arthritis एक ऐसा ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है जहाँ पर अपने ही सेल्फ के अगेंस्ट, देखो नॉर्मली आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो क्या होता है, वो डिफ्रेंशिएट कर सकता है बिटवीन सेल्फ एंड जो फॉरेन मटेरियल्स है ना, नॉन सेल्फ, जो आपकी बॉडी का अपनी चीज़ है, सेल्फ है, उसके अगेंस्ट तो आपका इम्यून सिस्टम रिएक्ट नहीं करता। इन केस अगर कोई फॉरेन मटेरियल बाहर से बॉडी में एंटर हो जाता है, कोई भी, ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई टॉक्सिन है, तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, उसको एक फॉरेन मटेरियल की तरह ट्रीट करता है। लेकिन अगर ये कंडीशन हो जाए जैसा कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में ऐसा होता है कि अपनी ही सेल्फ के अगेंस्ट, अपनी ही प्रोटीन्स या अपनी ही कार्टिलेज के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाएं, तो फिर वो जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं कि ये एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है। ऑटो मीन्स सेल्फ, और र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऐसी ही डिजीज़ है जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसमें जो कार्टिलेज, जो जॉइंट होता है ना, वहाँ पर बेसिकली जो साइनोवियल फ्लूइड होता है बिटवीन द टू जॉइंट्स, उनके दरमियान में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और जिसकी वजह से साइनोवियल फ्लूइड जो है वो ड्राई होकर डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है और फिर जॉइंट्स में बहुत पेन होता है और मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ओके, अब हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन की पैथोफिजियोलॉजी क्या है। ये सब वही बातें जो अभी मैंने डिस्कस की हैं ना, ये पैथोफिजियोलॉजी में मैंशनड है कि नॉर्मली द इम्यून सिस्टम कैन डिफरेंशिएट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ इन rheumatoid arthritis. RA means rheumatoid arthritis. WBCs व्यू द साइनोवियम, यानी वो टिश्यू जो नरिश करता है कार्टिलेज और बोन को, एज नॉन सेल्फ एंड इनिशिएट एन इन्फ्लेमेटरी अटैक।
WBC's activation leads to stimulation of T lymphocyte which is the cell mediated immunity. हमने पढ़ा था ना फिजियोलॉजी को, अगर तुम लोग थोड़ा सा रिकॉल करो तो इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्सेज दो तरह के होते हैं, T lymphocytes एक्टिवेट होते हैं और दूसरी तरफ B lymphocytes भी एक्टिवेट होते हैं, ठीक है। एंड दिस विल डेफिनेटली रिक्रूट करेंगे एंड एक्टिवेट करेंगे मोनोसाइट एज वेल एज मैक्रोफेजेस को, यानी वो जो एक इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का वो आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो प्रो इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हैं जिसमें ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर अल्फा और इंटरल्यूकिन, खास तौर पर इंटरल्यूकिन 1 इंपॉर्टेंट है, ये साइनोवियल कैविटी में ये एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब ये साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो नंबर 1 व्हाट दे विल कॉज इंक्रीज्ड सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन इनटू द एंडोथेलियम ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन, काइनिन एंड वेसोडाइलेटरी प्रोस्टाग्लैंडिन। नंबर 2 इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ सी रिएक्टिव प्रोटीन बाय हेपेटोसाइट और दिस इज अ मार्कर फॉर इन्फ्लेमेशन। सी रिएक्टिव प्रोटीन अगर बढ़ी हुई होती है इट मीन्स कि इन्फ्लेमेशन हुई है, ठीक है, उसकी मार्कर है ये। Then number 3, increased production and release of proteolytic enzyme by chondrocytes, the cell that maintain the cartilage, leading to the degradation of cartilage and joint space narrowing. Number 4, increased osteoclastic activity, ठीक है। और नॉर्मली तो ओस्टियोक्लास्ट जो होते हैं वो बोन ब्रेक डाउन को रेगुलेट कर रहे होते हैं और ये एक्टिविटी मज़ीद इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, जिससे फोकल बोन इरोजन्स एंड बोन डीमिनरलाइजेशन अराउंड द जॉइंट होगी। एंड नंबर 5, सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन इन सर्टेन ऑर्गन सच एज हार्ट में भी सिस्टमिक मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाती है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी में है इन्फ्लेमेशन की। और इसके अलावा जो टी लिम्फोसाइट हैं और बी लिम्फोसाइट्स हैं वो भी र्यूमेटॉइड फैक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, अगेन वो एक इन्फ्लेमेटरी मार्कर है और ऑटो एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं। These defensive reactions cause progressive tissue injury resulting in joint damage and erosion, functional disability, significant pain and reduction in the quality of life, ठीक है, ये आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। और इसी तरह नंबर 5 1 2 3 4 5 करके पूरे स्टेप्स याद कर लेना। अगर हम इसकी फार्माकोथेरेपी की बात करें, ट्रीटमेंट की बात करें, तो र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस को मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी या इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट यूज़ किए जाते हैं जो बेसिकली इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को ही सप्रेस करते हैं और पेन को या इसकी प्रोग्रेशन को स्लो डाउन करते हैं। और इस सिलसिले में हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग्स हैं वो NSAIDs हैं। ज़ाहिरी सी बात है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द इन्फ्लेमेशन the first option we have the NSAIDs because they are non-steroidal drugs and they are anti-inflammatory and they are very good, they are available in very wide range, so they are very effective। इसके अलावा एसेटामिनोफेन जो है, पैनाडोल या पैरासीटामोल जो है वो भी यूज़ होती है, लेकिन एसेटामिनोफेन की ख़ास बात यह है कि इसकी जो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं वो इतनी पावरफुल नहीं हैं, ठीक है, जबकि इसकी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक एक्टिविटी स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप उससे आगे बात करें तो फिर हम यूज़ करते हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स जिनको हम नाम देते हैं DMARDs का। और ये ड्रग्स जो हैं एज द नेम इंडिकेट कि ये एंटी र्यूमेटिक ड्रग्स हैं और ये डिज़ीज़ को बेसिकली मॉडिफाई कर रही होती हैं। और एक बात यह है कि ये ड्रग्स डिज़ीज़ को एलिमिनेट नहीं करती बच्चों, अलबत्ता ये ज़रूर है कि ये उसकी प्रोग्रेशन को ज़रूर इन्हांस कर सकती हैं, प्रोग्रेशन को रोक सकती हैं, यानी डिज़ीज़ का जो प्रोग्रेशन है उसको रोक सकती हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकती हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स ख़ासतौर पर जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस की हम बात करें उसमें रुक जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए जो चीज़ है वो आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा प्रोस्टाग्लैंडिन्स को, ठीक है। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को क्यों पढ़ना है, क्योंकि जो NSAIDs हैं, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो बेसिकली हमारा चैप्टर है वो इन्हीं प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट करते हैं। तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग पहले प्रोस्टाग्लैंडिन्स और उनके एक्शंस के बारे में होनी चाहिए, तो फिर ही आप उन ड्रग्स का इफ़ेक्ट भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं प्रोस्टाग्लैंडिन की बात करूं
तो प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डेरिवेटिव्स हैं और ख़ास बात यह है कि इनके अंदर 20 कार्बन्स होते हैं जिनमें एक साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर भी है एंड सम टाइम हम इनको इकोसानोइड्स भी कहते हैं। बहुत सारी बुक में आपको हो सकता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं वो एनसेड्स के साथ ना मिलें, वहाँ पर वो सिर्फ एनसेड्स को डिस्कस कर रहे हों और ये आपको अलग से एक इकोसानोइड के चैप्टर में मिलें। इकोसा का मतलब होता है 20 कार्बन एटम, क्योंकि ये जितने भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं ये इकोसानोइड्स होते हैं, इनमें 20 कार्बन मौजूद होते हैं और एक स्पेशल रिंग स्ट्रक्चर होता है और ये सारे के सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। ठीक है, इनका नाम प्रोस्टाग्लैंडिन यूँ पड़ा कि स्टार्टिंग में ये प्रोस्टेट ग्लैंड से हमारी बॉडी में ये तकरीबन बहुत सारे टिश्यूज़ में मौजूद हैं, वहाँ पर बनते हैं, वहाँ से रिलीज़ होते हैं और स्टार्टिंग में जब इनको आइसोलेट किया गया प्रोस्टाग्लैंडिन्स को तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड से इनको आइसोलेट किया गया था, लेकिन इसीलिए इनका नाम दे दिया प्रोस्टाग्लैंडिन, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड से जो मेल में होता है ना प्रोस्टेट ग्लैंड, उससे इनको एक्सट्रैक्ट किया था या इनको आइडेंटिफाई किया था। लेकिन बाद में फिर मालूम हुआ कि ये तो और बहुत सारे टिश्यूज़ हैं जहाँ पर ये मौजूद हैं और ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो रहे हैं और इनकी बहुत सारी टाइप्स भी हैं, लेकिन इनका वही नाम प्रोस्टाग्लैंडिन्स चल रहा है। और इकोसानोइड्स इनको क्यों कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इकोसा जो है वो 20 को कहते हैं, 20 कार्बन्स को, तो इनका नाम इकोसा बना है। ठीक है, ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्लियर हो गया। अब हम इसका रोल देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स का एज ए लोकल मीडिएटर। ये क्या है आइए देखते हैं। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन minute quantities by virtually all tissues and they act locally on the tissues in which they are synthesized, उस पर भी एक्ट करते हैं। they are rapidly metabolized to inactive products at their site of action and that is why prostaglandin do not circulate in the blood in significant concentrations, क्योंकि फ़ौरन ही मेटाबोलाइज भी हो जाते हैं, इसीलिए आपको बहुत सिग्निफिकेंट कंसनट्रेशन में ब्लड में एटलीस्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, और ये भी बच्चों ऐसी चीज़ें हैं कि जिनको अगर आप लोग पढ़ लोगे तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। और जो इसमें एक्सप्लेनेशन वाली चीज़ें हैं डेफिनेटली मैकेनिज़्म और इस तरह की, वो मैं आपको आगे समझाती हूँ। फिर भी मैं इसको रीड आउट कर रही हूँ और आप इसको खुद रीड कर लीजिएगा, कुछ इतना मुश्किल नहीं है। इसमें थ्रोम्बोक्सिन और ल्यूकोट्राइन्स हैं और ये भी रिलेटेड लिपिड्स हैं डेट आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द सेम प्रिकर्सर एज द प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको भी आगे देखेंगे। और सिंथेसिस को देखते हैं। सिंथेसिस के लिए अच्छा देखो, एक पाथवे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये वाला पाथवे में, बल्कि एक और फिगर मैंने आप लोगों के लिए इसमें इनकॉर्पोरेट की थी। आपको ये ज़रा आप थोड़ा सा पहले यहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन्स को समझ लें पहले। ठीक है, एनसेड का मैकेनिज़्म भी यहीं पर ही है, लेकिन हम प्रोस्टाग्लैंडिन्स की बात करते हैं। और कलर को मैं चेंज कर रही हूँ फॉर यू पीपल। ये देखो, इस वक्त प्रोस्टाग्लैंडिन को देखो, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स पे जब ये एंजाइम यानी कि फॉस्फोलाइपेज ए एक्ट करता है तो ये फॉस्फोलिपिड कन्वर्ट हो जाते हैं एराकिडोनिक एसिड में। और इस एराकिडोनिक एसिड के आगे दो तरह के पाथवे होते हैं। जनरली तो हम दो कहते हैं, अगर आप इसको फर्दर डिवाइड कर लें तो 3 तरह के भी हो सकते हैं, क्योंकि कॉक्स जो है वो एक साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम है और कॉक्स 2 तरह का है। वैसे तो 3 तरह का है, लेकिन कॉक्स 1, कॉक्स 2, कॉक्स 3, लेकिन इंपॉर्टेंट ये कॉक्स 1 और कॉक्स 2 ही होते हैं। तो आप ये देखें कि कॉक्स 1 एराकिडोनिक एसिड पर एक्ट करता है और प्रोस्टाग्लैंडिन और थ्रोम्बोक्सिन बनते हैं, जबकि कॉक्स 2 अगर एक्ट करता है तब भी प्रोस्टाग्लैंडिन बनते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है कि ये वाले प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं ये गैस्ट्रोड्यूडेनल म्यूकोजा को प्रोटेक्ट करते हैं और ये वाले प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये इन्फ्लेमेशन, पेन और फीवर को मीडिएट करते हैं। दूसरी तरफ थ्रोम्बोक्सिन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लेटलेट फंक्शंस के अंदर। ठीक है, क्या रोल होता है इसको भी हम आगे देखेंगे। अब अगर हम एनसेड्स की बात करें, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स की, तो कुछ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऐसी हैं जो नॉन सिलेक्टिव या नॉन स्पेसिफिक हैं। ये देखो, इसको मैं क्लियर करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। ये देखो, ये वो एनसेड्स हैं जो नॉन सिलेक्टिव हैं या नॉन स्पेसिफिक हैं, यानी ये कॉक्स 1 को भी ब्लॉक करेंगे और कॉक्स 2 को भी ब्लॉक करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कॉक्स 2 सिलेक्टिव
ड्रग्स हैं, क्योंकि एनसेड क्या करते हैं, एनसेड कॉक्स के इनहिबिटर हैं। जब कॉक्स ही नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही और ये थ्रोम्बोक्सिन वगैरह ये सब नहीं बनेंगे। तो जो आपके स्पेसिफिक हैं, अगेन मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ, ये आपके सिलेक्टिव हैं। ये आप देखें एरो इधर आ रहा है पिंक, ये सिर्फ और सिर्फ COX-2 को ब्लॉक करते हैं। इनका कोई इफेक्ट यहाँ COX-1 के ऊपर नहीं होता है। ठीक है, अब इस फिगर को इस डायग्राम से भी तुम लोग देख सकते हो। ये देखो COX-1, COX-2, COX-3, यहाँ ये वही फॉस्फोलिपिड्स हैं और फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड बनता है। एराकिडोनिक एसिड से फिर आप देखें कि COX-1 और COX-2 दो पाथवे हैं और COX-1 से आप देखिए कि बॉडी होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है और COX-2 जो है उससे इन्फ्लेमेटरी जो मीडिएटर्स हैं या इन्फ्लेमेशन के जो प्रोसेस हैं वो मीडिएट होते हैं। एक्चुअली हम कहते हैं कि COX-1 जो है वो कॉन्स्टिट्यूटिव होता है और COX-2 जो है वो इंड्यूसिबल होता है, यानी कि ये इन्फ्लेमेशन की कंडीशन में इंड्यूस्ड होता है और ये COX-1 नॉर्मली आपकी बॉडी में मौजूद होता है। ठीक है, और COX-3 भी नॉर्मली हमारी बॉडी में मौजूद होता है जो कि CNS, हार्ट और एओर्टा में है। ठीक है, यहाँ इनकी वो लोकेशंस लिखी हुई हैं कि ये कहाँ कहाँ मौजूद हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा एक एराकिडोनिक एसिड से ही एक पाथवे और जाता है जिसको हम लॉक्स पाथवे कहते हैं, लिपोक्सिजिनेज, यानी एक और एंजाइम है जो कि एराकिडोनिक एसिड पर एक्ट करता है और वो ल्यूकोट्राइन्स बनाता है, लिपोक्सिजिनेज जो है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ से इनके एक्शंस को देखते हैं। अगर ये सिंथेसिस तुम लोग पढ़ लोगे तो ये वही है जो मैंने तुम लोगों को एक्सप्लेन की है इस फिगर के ज़रिए, और ये अब उन्हीं पाथवेज का जिक्र है जो मैंने आपसे जिक्र किया है कि इसके देखें 2 आइसोफॉर्म्स हैं साइक्लोऑक्सीजिनेज की, एक है COX-1 और एक है COX-2। आप COX-1 को पढ़ लीजिए कि ये नॉर्मली जो है ये कॉन्स्टिट्यूटिव होता है और ये रेगुलेट करता है नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसेस को। यहाँ पर भी मैं कलर चेंज कर रही हूँ। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप देखें, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये नॉर्मली प्रोसेसेस के अंदर किडनी फंक्शंस और प्लेटलेट एग्रीगेशन और रिप्रोडक्टिव फंक्शंस में इन्वॉल्व हैं। अगर हम आगे COX-2 को देखें तो आप देख सकते हैं कि COX-2 जो है वो बेसिकली इंड्यूसिबल होता है, कॉन्स्टिट्यूटिव नहीं होता है, और ये जो है बेसिकली इन्फ्लेमेशन में प्रोड्यूस होता है और इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जो हैं जैसे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा या इंटरल्यूकिन 1 उनको ही ये इंक्रीज़ कर रहा होता है। और अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि जो एनसेड की एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इसी COX-2 को ब्लॉक होने की वजह से आती हैं। क्यों? क्योंकि ये इंड्यूसिबल है और इन्फ्लेमेशन की कंडीशंस ही में ज़्यादातर इंड्यूस हो रहा होता है। ठीक है, और अगर आप लिपोक्सिजिनेज पाथवे को देखें तो लिपोक्सिजिनेज पाथवे जो है, जो मैंने आपको बताया कि एक और पाथवे है जो कि एराकिडोनिक एसिड्स को से दूसरी साइड पर जा रहा है और ये ल्यूकोट्राइन्स बना रहा होता है। कुछ एंटी ल्यूकोट्राइन्स ड्रग जैसे ज़ैल्यूटिन है या ज़ाफरल्यूकास्ट, मोंटेल्यूकास्ट हैं, ये अक्सर एस्थमा में यूज़ होती हैं, इसलिए कि जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं इनका रोल एस्थमा के अंदर होता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, ये मैंने काफ़ी कुछ इसमें आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के ये जो एक्शंस हैं ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, और ख़ास तौर पर मैंने यहाँ आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़ा है और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है कि आपने मुझे थेराप्यूटिक यूजेस बताने हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। ठीक है, दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू। और अब हम नेक्स्ट टाइम, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन्स को आप पढ़ लीजिए, इनके एक्शंस भी पढ़ लीजिए, फिर आप थेराप्यूटिक यूजेस को भी गो थ्रू करें और मुझे इसका आंसर करें, और आप मुझे कमेंट्स में भी इसका आंसर कर सकते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन के थेराप्यूटिक यूजेस क्या क्या हैं, बल्कि आप वहाँ कर दें और मैं उसको देख लूँगी वहाँ पर। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम फिर हम अपना एनसेड को प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।